दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो ये वीडियो जो है ये देसी में अपलोड हो रहा है। हाँ, ये वो ट्रेडर्स बार था और ये मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, तो देसी में हो रहा है। तो चलिए इसको भी सब्सक्राइब करिए, है ना। अभी इस पर 489 है वीडियो, और इसको आने वाला समय में, क्योंकि जब तक TVSM नहीं है तो इसमें 4200 ETF के लिए वीडियो है, और देसी में कितना है 479, 489। तो इसको भी 4000 वीडियो अभी और इस पर बनाना है, तो उसी सेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि आप लोग किसी एक साथी ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि सर ETF में कैसे कंपाउंडिंग कर रहे हैं, मतलब होता है ETF में कंपाउंडिंग कैसे होता है। हम खरीद लिए, हम लॉन्ग टर्म में है तो कंपाउंडिंग कैसे होगा, यही था उनका क्वेश्चन कि सर हम लॉन्ग टर्म में है तो हम कंपाउंडिंग कैसे करेंगे, मेरा कंपाउंडिंग कैसे होगा लॉन्ग टर्म में है, यही था ना क्वेश्चन। हो सकता है कि कई साथी का हो जो नहीं पूछे। देखिए कमेंट्स करिए, कमेंट्स इसलिए करिए ना कि आप वीडियो देखें, चाहे मतलब आप वीडियो तक पहुंचे तो कमेंट्स जरूर करिए। कमेंट्स में क्या होता है, आप राम राम करो, श्याम श्याम करो, नमस्कार करो, सत श्री अकाल करो, जो करना है करो आप, हम अपने अनुसार जवाब जरूर देंगे, सबको विश जरूर करते हैं। इसी बहाने भगवान का भी नाम ले लोगे, बाकी तो पूरा दिन तो मगजमारी चलता ही रहता है। तो सर यहाँ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये बता दो। तो चलिए मैं इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपाउंडिंग किसी भी शेयर, किसी भी ETF में दो टाइप में करता है। ठीक, एक होता है कि कंपनी डिविडेंड देती है, दूसरा होता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तो जब डिविडेंड देती है तो वो तो समझ में आ रहा है कि सर उसमें तो हमको पैसा मिल रहा है, तो वहां मेरा कंपाउंड हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब वो चीज़ आप समझ रहे हैं। लेकिन जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो क्या है, प्राइस, अपना जो प्राइस है उसको बढ़ाते चली जाती है। ठीक है, उसका प्राइस बढ़ते चला जाता है, तो वो भी कंपाउंडिंग का एक रूप है। क्लियर है, वो भी कंपाउंडिंग का एक रूप है। जिस तरह MRF का टायर को, MRF का देख लीजिए शेयर, उसने एक भी डिविडेंड नहीं दिया, तो आज देखिए कहां पहुंच गया, आज कहां पहुंच गया आप देख सकते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको सेट कर देता हूं। MRF शेयर प्राइस आज कितना है जी, 1,25,000, 1,25,000 के आसपास इसका रेट पहुंच गया। तो इसने क्या किया कि कोई डिविडेंड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो यहां कंपाउंडिंग कैसे काम किया, यहां कंपाउंडिंग टाइम वाइज काम किया। जो लॉन्ग टर्म वाला वीडियो बनाया था उसी में कमेंट आया था कि सर कंपाउंडिंग कैसे काम करता है लॉन्ग टर्म में, तो वो बता रहा हूं। तो यहां पर ही उसका 1,25,000 एक शेयर का दाम हो गया। अगर वो डिविडेंड देता रहता तो डिविडेंड अकाउंट में आता रहता, इसने बोला हम डिविडेंड ही नहीं देंगे कभी, तो ये भी शेयर 2,000 10,000 का होबे ना करेगा जी। तो मैक्सिमम देखिए, तो कभी ये शेयर 2,000 का भी हुआ करता था, आज 1,25,000 है। क्लियर है, तो कंपाउंडिंग आपको दो तरह से मिलता है, एक डिविडेंड के माध्यम से, दूसरा आपके प्राइस को बढ़ाते चले जाने से। तो ये स्टॉक का है। सेम हम आ जाते कहाँ, ETF में। लॉन्ग टर्म हमें सर हम ETF में है तो कंपाउंडिंग कैसे मिलेगा, एज इट इज। ETF आपको डिविडेंड तो देता नहीं है, वो क्या करता है, आपका रेट को बढ़ाते चला जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आप मैक्सिमम लगा देते हैं, ठीक, अगर आप 2002 में 10 रुपया का निफ्टी 20 आया था, ठीक है, मतलब हो सकता है आगे पीछे होगा, इसमें बात समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। 10 रुपया 81 पैसे का आया था, उस समय आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया रहता। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं इसको एग्जाम्पल के लिए, है ना, लेट अस अज्यूम, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप इसको मानिए, और इसमें आप किए रहते हैं, डिवाइड कर देते हैं रेट को, तो आपका उस समय के अनुसार क्वांटिटी हो जाता है 9,250.69। ठीक है, इतना क्वांटिटी हो जाता। अब आपको क्या है कि अब आप पैसा छोड़ दो, क्वांटिटी खाली पकड़ लो कि चलो मेरे पास 9,250 उस समय निफ्टी 20 का ETF था। ठीक है, 1,00,000 रुपया का आपने लगा दिया, और आपने 23 साल भूल गए, और आज उसका 23 साल होने जा रहा है। सपोज करिए, वो महीना डेढ़ महीना मत सोचिए, तो 23 साल हो गया, 23 साल होने जा रहा है, तो फिर कैसे, तो कंपाउंडिंग कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। तो जब 23 साल होने जा रहा है, तो इसमें इस अमाउंट में, क्योंकि इतना क्वांटिटी था, ये आपका उस समय का क्वांटिटी था 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपये 80 पैसा के हिसाब से। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 269.90, कितना हो जाएगा, 9250 इंटू 69 मल्टीप्लाई 269 इंटू 0.90। तो भाई यहाँ पर ही 2496,761.23, मतलब ये हो गया आपके पास, ये चीज़ आ गया सामने। ठीक है, क्या हो गया, ये चीज़ सामने आ गया, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, आपके पास 24 लाख। ठीक है,
24 लाख, नहीं इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 24 लाख 24 लाख 96,761 उसका पूरा वैल्यू होता, मतलब वैल्यू है। आपने इन्वेस्ट कितना किया 1 लाख, कितना वैल्यू मिला तो 24 लाख, है ना। तो ये आपको एक कंपाउंडिंग ही है, तभी तो आपको 24 लाख मिला, ठीक है। दूसरा, अब ये जो आपको दिख रहा है ये भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। जब आप पूरा करते हैं ना तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है, 1 साल का इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे हम 5 साल का कभी बोलते हैं तो 5 साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है। अब आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मोटा मोटी आपको वहीं पर ही आता हुआ दिख जाएगा कि एक यहाँ पर ही भी आप 1 लाख का, एक सेकेंड, 1 लाख का अगर आप 2396.76 आप मल्टीप्लाई भी करिएगा तो आपको यही चीज आता हुआ दिख जाएगा। थोड़ा 19-20 का जो फर्क है वो डिविडेंड का असर है, ठीक है। कितना का असर है? वो डिविडेंड का असर है। तो ये चीज का आपको बेनिफिट मिलता है कि भैया आपने 1 लाख लगाया तो आपको 23 मतलब 24 लाख मोटा मोटी आपको हो गया। तो आप देख लीजिए 23 साल में आपका 24 लाख हो जाना, तो मतलब हर साल आपका पैसा डबल होने के हिसाब से हुआ है। हर साल आपका पैसा डबल होने के हिसाब से हुआ ना जी, 24 लाख हो गया तो 23 साल में। आप बोलिएगा हाँ, तो यहां पर ही आपको कंपाउंडिंग समझ में आया। कब, किस साल में 100% का रिटर्न दिया, किस साल में भाई साहब 100% का रिटर्न दिया। रिटर्न तो आपको वही दिया 12-15 इस तरह से, लेकिन यहां तो आपको हर साल आपको डबल हुआ 23 साल के बाद। तो यही कंपाउंडिंग है। समझ गए मेरी बात? कि आप लोग पूछते हैं ना कि सर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, तो ऐसा ही काम करता है कि कंपाउंडिंग 2 टाइप का होता है। अब कोल इंडिया है वो डिविडेंड ज्यादा देता है, रेट उसका बढ़ता ही नहीं, वहीं का वहीं अभी बढ़ गया है, अभी इधर 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी कंपनी डिविडेंड ज्यादा देता है, और प्राइवेट कंपनी में जिस तरह एमआरएफ हो गया उसने कभी डिविडेंड दिया नहीं तो वो अपना रेट बढ़ा दिया। तो उसी तरह निफ्टी 20 है ईटीएफ, ये डिविडेंड नहीं दे रहा है तो ये भैया अपना रेट को उस तरह से बढ़ा रहा है। जो डिविडेंड मिलता है इसके स्टॉक का तो ये प्राइस में ऐड कर दे रहा है। बीच में थोड़ा सा कभी दिया हुआ होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ज्यादा 19-20 का फर्क है। तो बात समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म में कैसे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। कभी आपको दिया है निफ्टी लगातार 5 साल में 500% दिया है क्या? नहीं दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने बैठा 23 साल तो आपको हर साल पैसा डबल होता हुआ दिख रहा है। तो ये है कंपाउंडिंग, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए कि सर लॉन्ग टर्म में एसआईपी कैसे करें। तो सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म में जब आप एसआईपी की बात करेंगे तो आपके पास 2 कंडीशन आएगा। एक मौजूदा प्रेजेंट टाइम का कंडीशन कि आपके पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, हाँ अभी आप कर रहेंगे, ठीक है। यहां पर ही मतलब 2 कंडीशन आएगा। तो दोनों कंडीशन के लिए नियम आपके सामने है, 10%, 20%, 5%, 10%, माइनस माइनस। अब आप बोलेगा ई कौन चीज बता दिए, हम बोले हाँ बर्दाश्त करिए सब बताएंगे। अरे बहुत कुछ है, क्या क्या बताएं, हम तो वही मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से बताएं। और देखिएगा कभी भी मेरा ना, कभी भी कोई भी चीज़ 100% मत मानिएगा, थोड़ा सा हमेशा उसमें गैप रखिएगा क्योंकि वो जरूरी है। तो एसआईपी 10%, 20%, -5%, -10%। तो जो भी लॉन्ग टर्म में आप बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं तो आपके दिमाग में ना ये फीचर क्लियर होना चाहिए। आप अभी 10% से ऊपर होंगे या तो 20% से ऊपर होंगे, ठीक है, यही होगा। आपका लॉन्ग टर्म में है तो किसी का 40% दे रहा होगा, आईटी में किसी का 35% दे रहा होगा, मतलब एक बात हम बोले, चाहे किसी का ज्यादा दे रहा होगा, 100% दे रहा होगा, जिसका जैसा दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में या तो आपका 20% ऊपर होगा या 10% ऊपर होगा, या फिर 10% से ज्यादा माइनस होगा या 5% से ज्यादा माइनस होगा। तो ऐसे कंडीशन में काम कैसे करें, है ना, ये मतलब कैसे एसआईपी कैसे करें। तो पहले तो ये क्लियर हो गया ना कि आपके दिमाग में कि यही हो सकता है, -5 या -10। अब यहाँ बहुत गौर से समझिए, क्योंकि प्लस वाले में आपको पता है कि मैंने जो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि जब आपका 20% से ऊपर है और 25% क्रॉस होने जा रहा है तो इसको क्रॉस नहीं होने देना है, ठीक है। आपको यहाँ एसआईपी कर करके आपको 25% से नीचे ही रखना है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, लेकिन जो आपको एसआईपी करिएगा ना तो कम समय में ज्यादा कुछ कर पाइएगा। हम लोग के पास वो पेड़ नहीं है जहां से गए तोड़ के ले आए, है ना, हम सोना का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, आप समझ रहे ना। तो हम लोग को क्या है कि अपना एसआईपी बढ़ाना, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का टाइम कब है? जब आपका 20% से ऊपर हो गया और 25% क्रॉस करने लगा तो एकदम एसआईपी करके आप उसको नीचे गिरा दीजिए। 25 तो क्रॉस होने ही मत दीजिए, 25 कैसे क्रॉस हो जाएगा, आप अपना अमाउंट बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। एक ये कंडीशन जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब दूसरा कंडीशन, सर 20 से तो नीचे आ गया है ना, तो 20 से तो नीचे आ गया तो अभी 10% प्लस है, ठीक है, 10% प्लस है। तो 10% से ऊपर है ना, 10% से ऊपर है तो आप बोलिएगा हाँ,
तो आप इसको थोड़ा SIP 10% के आसपास करिए। आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फेज मैं बता रहा हूं बुल मार्केट का SIP का ये था। अब बुल से बेयर में आता हुआ मार्केट, जो हम लोग का मार्केट अभी चल रहा है, जो लोग पहले किए थे तो उनके लिए है कि अभी हम बुल से बेयर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फिर बेयर मार्केट का आएंगे। तो बुल मार्केट का बता दिया कि 25 से ऊपर जाने नहीं देना किसी भी कंडीशन में। अब बुल से बेयर आ रहे हैं, तो जैसे आपका 10% प्लस रह गया या 10 से ऊपर है, 15% और 10% के बीच में है, तो इस जगह इसमें SIP करिए, क्योंकि ये तो ऊपर से ऑलरेडी 10% टूट लिया ना, 10-12% टूट लिया, तो आपको SIP करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप बुल से बेयर में जा रहे हैं। ये आपको उस समय तो नहीं पता रहेगा ना, प्रेजेंट टाइम में तो नहीं पता रहेगा, फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि हाँ पास्ट में हम बुल से बेयर में गए। SIP करिएगा, ठीक है। तो यहां पर 10% से 15% के बीच में रहा तो SIP करिए, और 10% से जब आपका नीचे गया ना, छोड़ दीजिए, ठीक। उसमें फिर आप अपने मन से थोड़ा बहुत SIP करते रहिए, छोड़ दीजिए। ये बुल मार्केट से बेयर मार्केट में आता हुआ कंडीशन का है। अब आ गई बात कि बेयर मार्केट में आप प्रवेश कर गए हैं, जहां आपका पोर्टफोलियो माइनस दिखाना शुरू हुआ। तो यहां जो मैंने आपको गैप छोड़ा ना 10 से -5 का, ये 15% का गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है 15% का। ऊपर से 10%, इधर 15%, 25%। भाई साहब बड़ी बड़ी गिरावट को कवर कर लूंगा, बड़े से बड़े गिरावट को कवर कर लूंगा, कोरोना जैसा भी गिरावट हो जाए ना फिर भी कवर कर लूंगा इस मेथड से, अगर आप मेरी बात को समझ पाइएगा तो। और ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? ब्रॉडर के लिए बता रहा हूं। इसको आप सेक्टोरियल, थीमेटिक और स्ट्रेटजी में मत अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप बोलिएगा मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि निफ्टी एमओ निफ्टी 500 के लिए बता रहा हूं मैं, ब्रॉडर के लिए, ब्रॉडर जितने हैं उनके लिए बता रहा हूं। स्मॉल कैप को थोड़ा सा दूर रखिएगा इससे, उसमें थोड़ा अलग स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है। तो जब आपका -5% से बेयर मार्केट में प्रवेश कर गए और आपका पोर्टफोलियो 10% की तरफ जाने लगा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, इससे नीचे तो जाएगा नहीं हम लोग का पोर्टफोलियो, क्योंकि गोल्ड वगैरह रहता है, कहीं रहता है, तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी तो पता होना चाहिए आपको। अपना पोर्टफोलियो 10% से नीचे माइनस नहीं होने देना है, आपको SIP करना ही करना है। अब आप देख लीजिए कैसे करते हैं। ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये मोटे तौर से एक खाका के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। ये मोटे तौर से कि भैया यहां से यहां तक जाना है तो ऐसे 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 चले जाना। अब इसके बीच में जो रोड है, अब कहां ट्रैफिक आएगा, कहां गड्ढा आएगा, कहां पुल आएगा, ये तो आपको डिसाइड करना है। वो भी बताऊंगा, उसके लिए भी दम धरिए, सब बताऊंगा रास्ता में अरे यार पूरा ही बंद हो गया, रास्ता में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज का पूरा ख्याल रखिए। जो मैंने बताया 10% से 20% वाला हिसाब किताब, और 20 से 25 तो आप लोगों को पता है कि 25 से ऊपर तो जाने ही नहीं देना, चाहे SIP कितना करना पड़े। जबरदस्ती आप बोलिएगा सर आप टॉप पे करवा रहे हैं, हाँ भाई हम टॉप पे करवा रहे हैं, लेकिन 25 क्रॉस नहीं होने दीजिए, क्योंकि हम लोग बढ़ते हुए ट्रेडर हैं, बढ़ते हुए इन्वेस्टर हैं, ठीक है। हम लोग विकसित इन्वेस्टर नहीं है, बढ़ते हुए में आते हैं। उसके बाद -5 से -10% से नीचे नहीं जाने देना है अपने पोर्टफोलियो को, चाहे आपको कितना SIP करे। आपको बीच में रेस्ट टाइम दे रहे हैं ना, है 15% इधर हो गया, और ऊपर से आपने ऑलरेडी 10% 12% नीचे आ ही गए हैं। ऊपर से यहां से तो आप मोटा मोटी 10% आ गए हैं, तो 25% का तो करेक्शन ऑलरेडी आप दिखा दिए। तो आपको यहां पर ही फर्स्ट क्लास SIP करना है। मतलब 5% से 10% के बीच में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि 10% से आपका ज्यादा टूटना नहीं चाहिए पोर्टफोलियो, क्योंकि जैसे ये घूमेगा ना, आनंद ही आनंद होगा। और फिर कंपाउंडिंग होगा, वो भाई साहब कंपाउंडिंग का ना मतलब हालत खराब कर देगा, डबल कंपाउंडिंग होगा। वो कंपाउंडिंग होता है, वो डबल कंपाउंडिंग, यहां आप डबल से भी ज्यादा फायदा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि देखिए हम लोग को कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए जिससे हम लोग का प्रिंसिपल भी सुरक्षित रहे और हम आगे भी फास्ट बढ़ पाए। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि गलती से फास्ट बनने के चक्कर में कोई गलत जगह मत चले जाइए, स्टॉक में मत चले जाइए। स्टॉक में लगाए और भागिए गया, अब ये ना भाग गया जी, DHFL भाग गया ना, अब यस बैंक में लगाए कोई लॉन्ग टर्म बन गया, लॉन्ग टर्म वो तो रॉन्गे टर्म में चला गया, आइडिया में लगाए वो रॉन्गे टर्म में चला। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड वाला पावर चाहिए तो ETF में आ जाइए, बाई सेल शेयर की तरह होता है भाई साहब, चुप करके आराम से मजे से आगे बढ़ो। तो ये जो SIP का विधि बताया हूँ, ये मैंने मोटे तौर से आपको बता दिया है कि ये हम लोग का खाका रहना चाहिए और ऐसे हम लोग को काम करना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कैसे बेनिफिट करता है, तो वो मैंने बता दिया कि भैया 25 साल में 23 साल में इतना % का रिटर्न दिया। कभी एक साल में 100% का रिटर्न दिया क्या? तो नहीं दिया। तो ये जो आता है ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है, ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट आता है। तो उस हिसाब से तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलिएगा आप लोगों को भी इसमें बरकत मिलता जाएगा। आप कोई बोलेंगे कि सर जब आपको इतना पता था तो आप अभी तक क्यों नहीं उतना कर लिए जितना आप चाहते हैं? भाई जब हमको पता चला ना इन चीज़ों के बारे में, जब स्टडी करता रहा, जब पता चल गया इन चीज़ों के बारे में ढंग से, तो वहाँ से आज ना, मतलब जहाँ 1 गिलास पानी था ना, वहाँ से आज
1 गिलास पानी से हम पानी टंकी इतना पानी अपना कर लिए है, इतना आप समझ लीजिए। मतलब जहाँ 1 गिलास पानी का स्टोरेज था, वहाँ मैंने वाटर टैंक का स्टोरेज बना लिया है। जो छत पे नहीं होता है वाटर टैंक, उतना का स्टोरेज बना लिया है। कर रहा हूँ, बस मुझे टाटा साहब की बात याद आ जाती है, आगे बढ़ना है तो अकेले चलो, दूर तक जाना है तो सबके साथ चलो। वही बात आप लोग से शेयर कर देते हैं कि चलिए सब मिल के चलेंगे और बिल्कुल आराम से चलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। हर समस्या का समाधान है, बस बशर्ते उसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।